हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये प्रैक्टिस का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने 40 प्रश्न लिए थे और दूसरे वीडियो में मैंने लगभग 30 प्रश्न लिए हैं। ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। ये प्रैक्टिस की मैंने शुरुआत दोबारा से की है। आपका ये वाला जो पार्ट है ये राजस्थान बोर्ड की किताबों से कंप्लीट मैंने पढ़ाया है। जिसने भी लगातार वीडियो देखी है उसको पता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 6 से मैंने शुरुआत की थी और क्लास 12 तक जो आपके लिए जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उन्हें मैंने पढ़ाया है, जो एसएसटी की किताबें हैं। और ये सभी जो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं ये आपको एसएसटी की किताबों में ही मिलते हैं। तो ये मैं बहुत पहले ही कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद एक वीडियो में मैंने एक किताब को कंप्लीट पढ़ाया है। पहले मैंने एक एक लेसन करके पढ़ाया था, फिर एक वीडियो में एक किताब को भी कंप्लीट पढ़ा दिया ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। अब मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रही हूँ और पहले भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से अब रिवीजन की शुरुआत की है क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इस कम समय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? पहला है 1950, दूसरा है 1951, तीसरा है 1952 और चौथा है 1953। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो 1950 में किया गया। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, 1950। निवारक निरोध अधिनियम पहली बार भारत में 1950 में लागू किया गया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को रक्षा, विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों से बिना मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान करने के लिए पेश किया गया था और यह अधिनियम भारत की संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और 26 फरवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। निवारक निरोध अधिनियम शुरू में एक अस्थायी उपाय के रूप में माना जाता था, लेकिन इसे कई बार बढ़ाया गया जब तक कि इसे अंततः 1969 में निरस्त नहीं कर दिया गया। यानी कि इसे 1969 में निरस्त कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, तीसरा है सामाजिक संस्कृति और चौथा है सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। इनमें से किनका उल्लेख भाग 4 का में किया गया है? अब किसका उल्लेख किया गया है भाग 4 का में, ये आपसे पूछा गया है। तो भारत के संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये तो आपको याद ही रखना है। और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि भाग 4 का में इनमें से किनका उल्लेख किया गया है? तो इन चारों का उल्लेख किया गया है। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, इन चारों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? पहला विकल्प है 38, दूसरा है 39 का, तीसरा है 40 और चौथा है 44। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A या 39 का को प्रभावी बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया था। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो सामान्य विज्ञान पूछा जाने वाला है उसे भी मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन्हें एनसीईआरटी की किताबों से ढूंढ ढूंढ कर मैंने पढ़ाया है। और फिर एक मैराथन क्लास भी आई थी जिसमें मैंने सभी टॉपिक एक साथ पढ़ा दिए थे और ये काफ़ी समय पहले आ चुकी है। तो यदि आप लोग इच्छुक हों तो ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, आप लोगों को लाभ मिलेगा।
और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी मैं प्रैक्टिस की वीडियो लाने का प्रयास करूंगी, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 अंक का आपका सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है तो जो प्रश्न आए वही कीजिएगा। मैथमेटिक्स में जिन्हें ज़रा भी डाउट हो प्रश्न में आपको आए ना, तो वो प्रश्न छोड़ दीजिएगा, मत कीजिएगा। लेकिन यदि आप कर देते हैं और आपका गलत हो जाता है तो आपका सही अंक भी, जो सही प्रश्न का अंक है वो भी कटेगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसके लिए आप लोग वही प्रश्न करें जो आपको अच्छे से आए। मैथमेटिक्स में ज़्यादा परेशानी होती है जिनका विषय मैथमेटिक्स नहीं रहता है, तो उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए किसी दिन बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग के ऊपर कि किस तरीके से आपको प्रश्न पत्र हल करना है। चलिए अभी तो प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हों या राज्य मंत्री या उप मंत्री। और दूसरा है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। तो मंत्रिपरिषद में भारत सरकार में सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री यह निर्धारित करते हैं कि किन मंत्रियों को कैबिनेट के सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है। और कैबिनेट मंत्रिपरिषद का उप समुच्चय है और इसमें वरिष्ठतम मंत्री शामिल होते हैं जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं। अब इसमें जो दोनों ही कथन दिए गए हैं ये सही दिए गए हैं, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? पहला विकल्प है इंदिरा गांधी, दूसरा विकल्प है HD देवगौड़ा, तीसरा है IK गुजराल और चौथा है मनमोहन सिंह। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है दूसरा विकल्प HD देवगौड़ा। ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक पदभार संभाला है। अब जब इन्होंने अपने पद की शपथ ली तब उस समय ये राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया। और प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी जो है ये भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, तो ये भी याद रखिएगा। IK गुजराल ये 12वीं प्रधानमंत्री थे भारत के, ये याद रखिएगा। और मनमोहन सिंह जो थे ये 13वें प्रधानमंत्री थे, तो ये भी साथ में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ लिखा है दबाव समूह और दूसरी तरफ लिखा है संबंधित राजनीतिक दल। पहला लिखा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, भारतीय जनता पार्टी और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। अब इसमें बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें जो गलत है वह है आपका तीसरा विकल्प, हिंद मजदूर सभा, भारतीय जनता पार्टी। हिंद मजदूर सभा भारत का एक प्रमुख ट्रेड यूनियन संगठन है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और यह किसी एक राजनीतिक दल से विशेष रूप से संबद्ध नहीं है। तो इसका सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, तो यही युग्म गलत है और गलत ही पूछा गया है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? पहला है निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। दूसरा है निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 90 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। तीसरा है निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति के
समाप्ति से 45 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन, और चौथा है निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति के 100 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना कब जारी की जाती है? निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। यानी जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनकी जो अवधि होती है, पद की अवधि, समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम की स्थापना कब की गई? पहला विकल्प है 1919, दूसरा है 1920, तीसरा है 1921 और चौथा है 1922। अब इसी तरीके के प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग के संगठित कक्ष। इसकी स्थापना की गई 1920 में। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? पहला है ब्राजील, दूसरा जर्मनी, तीसरा भारत, चौथा जापान, पांचवा इटली, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां दक्षिण अफ्रीका। तो कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं, ये पूछा गया है। तो एक तो ब्राजील है, जर्मनी है, भारत है, जापान है। इटली और ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ना ही दक्षिण अफ्रीका है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी दूसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ग्रुप 4 यानी G4 देशों का एक समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे की बोली का समर्थन करते हैं। G4 देशों में ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल है। ये देश समकालीन भू राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सीटों के विस्तार की वकालत करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। समूह 4 के सदस्य पूछे गए थे, ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोही बकरी की एक नस्ल है, गोढ़ा भैंस की एक नस्ल है और जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है। तो लोही जो है ये बकरी की नहीं, भेड़ की नस्ल है। गोढ़ा भैंसे की नस्ल नहीं है और जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है। ये सही है, केवल सी सही है इसमें। दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी हैं, यानी कि जिनमें सरसों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है? पहला है सीकर, झुंझुनू, चूरू, दूसरा है पाली, नागौर, बांसवाड़ा, तीसरा है भरतपुर, अलवर, गंगानगर और चौथा है उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। तो सरसों जो है कौन सी फसल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, आप लोग बताएंगे। अब इसमें क्या पूछा गया है कि कहाँ पर सरसों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है? तो भरतपुर, अलवर और गंगानगर। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहागढ़ किला अवस्थित है? पहला विकल्प है जैसलमेर में, दूसरा है भरतपुर में, तीसरा है अजमेर में और चौथा है बीकानेर में। तो लोहागढ़ किला कहाँ पर है? भरतपुर में है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आयरन फोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशक 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? पहला है बाड़मेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है जयपुर। तो किस में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही, ये पूछा जा रहा है। तो बाड़मेर में रही। पहला विकल्प सही है। 2001 से 2011 के बीच पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित हैं? पहला है सांसी जनजाति में, दूसरा है भील जनजाति में, तीसरा है गरासिया जनजाति में और चौथा है कंजर जनजाति में।
तो पहरावना और तन्ना या तनना विवाह के अलग अलग रिवाज हैं जो गरासिया जनजातियों द्वारा अपनाए जाते हैं। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, गरासिया जनजाति। जो पहरवाना विवाह है, इसमें क्या होता है, दूल्हा शादी से पहले एक निश्चित अवधि के लिए दुल्हन के परिवार की सेवा करता है। और तनना विवाह में दुल्हन के परिवार को दूल्हे के परिवार से मुआवजा या कीमत मिलती है। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? पहला है 1967, दूसरा है 1968, तीसरा है 1969 और चौथा है 1970। तो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना भारतीय सरकार द्वारा 1967 में की गई थी। पहला विकल्प सही हो जाएगा, 1967। इस कॉम्प्लेक्स की स्थापना तांबे के अयस्क के निष्कर्षण और प्रसंस्करण के लिए की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? पहला है एमडी खरे, दूसरा है केएम श्रीवास्तव, तीसरा है एसपी जैन और चौथा है ए त्रिपाठी। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है चौथा विकल्प, ए त्रिपाठी। बीबी लाल एक प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक थे। कालीबंगा पुरातत्व स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ये तो आपको याद रखना है, और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के लिए महत्वपूर्ण है। जो ए त्रिपाठी थे, इनका कालीबंगा पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में यानी उत्खनन के सहयोग में इनका नाम नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये जो तीनों लोग लिखे हुए हैं इनका सहयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? पहला है बालाथल, दूसरा है गणेश्वर, तीसरा है आहड़ और चौथा है बैराठ। इन सभी सभ्यताओं के बारे में डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोगों को याद होगा। इसमें जो आपका विकल्प सही है, दूसरा विकल्प गणेश्वर। गणेश्वर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। इसे राजस्थान में ताम्र युग के सबसे शुरुआती केंद्रों में एक माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। पहला है सुलेमान, दूसरा है साय आलम निरून, तीसरा है अल मसूदी हज्जाब और हज्जाब, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, बा होना चाहिए यहाँ पर, और चौथा है ओबेदुल्लाह हुसैनी। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है, पहला विकल्प है सुलेमान। सुलेमान एक अरब यात्री थे जिन्होंने मिहिर भोज के काल का विवरण दिया। उनके विवरण महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे गुर्जर प्रतिहार वंश में एक ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस चौहान वंशी शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? पहला है सोमेश्वर, दूसरा है पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा है आर्नोराज और चौथा है विग्रहराज। विग्रहराज चतुर्थ। तो किस चौहान वंशी शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? तो वह है सोमेश्वर। पहला विकल्प सही हो जाएगा। सोमेश्वर चौहान वंश के शासक थे। उन्होंने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। चौहान वंश भारतीय इतिहास में विशेष रूप से राजस्थान क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? पहला है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है महमूद खिलजी और चौथा है फतेह खान। तो 1303 में सेना नायक गोरा और बादल अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। गोरा और बादल प्रसिद्ध राजपूत योद्धा थे जो अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए जाने जाते थे, ये आपको याद रखना है। 1303 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणकारी बलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अलाउद्दीन खिलजी का हमला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा करने के उद्देश्य से था और घेराबंदी के दौरान गोरा और बादल ने रानी पद्मिनी और किले की रक्षा करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? पहला है काबुल, दूसरा है बंगाल, तीसरा है बिहार और चौथा है मालवा। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है दूसरा विकल्प बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है? पहला है 74(1), दूसरा है 75(1), तीसरा है 75(1) का और चौथा है 75(1) खा। तो राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है 75(1) खा में। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें। पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, इंदर कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा। अब आगे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही आरोहिक कलानुक्रमिक क्रम है? तो आरोहिक बताना है, कलानुक्रमिक क्रम। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। अब डिटेल यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी मैंने थोड़ी सी डिटेल लिख दी हुई है। तो वीपी सिंह, इनका कार्यकाल रहा 1989 से 1990, चंद्रशेखर का 1990 से 1991, पीवी नरसिम्हा राव का 21 जून 1991 से 1996, अटल बिहारी वाजपेयी का जो प्रथम कार्यकाल है वह 16 मई 1996 से 1 जून 1996, एचडी देवगौड़ा 1996 से 1997 और इंदर कुमार गुजराल 1997 से 1998। तो इस क्रम में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1984 में, कांसीराम द्वारा की गई बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। तो पहले को मिला देंगे बी से। उसके बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसकी स्थापना हुई 1949 में, पहले से मिला देंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इनकी स्थापना 1964 में हुई और एक बचा हुआ है, सी से मिला देंगे। यानी कि इसमें आपका तीसरा विकल्प उत्तर हो जाता है। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में कांसीराम द्वारा स्थापित की गई। द्रविड़ मुनेत्र 1949 में CN अन्नादुराई द्वारा स्थापित की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से विभाजन के बाद अस्तित्व में आई और जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 में ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर शेख अब्दुल्ला द्वारा स्थापित की गई। तो ये आपको याद रखना है। इस क्रम में आपका जो विकल्प सही होता है वह आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई? पहला विकल्प है 1925, दूसरा है 1926, तीसरा है 1927 और चौथा है 1949। तो फिक्की की स्थापना 1927 में की गई। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाता है। महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास द्वारा की गई थी। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। पहला लिखा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी MN रॉय, दूसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार PA संगमा और तारिक अनवर, तीसरा है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और नेशनल पीपुल्स पार्टी पूर्णो एजिटॉक संगमा। तो जो सुमेलित नहीं है वह बताना है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है पहला विकल्प, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। MN रॉय ने इसकी स्थापना नहीं की, बल्कि EMS डांगे द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो ये पहला गलत है और गलत ही पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सम्मिलित नहीं है वह पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। UN शांति अभियान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय UN शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है UN चार्टर का अध्याय 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। तीसरा है UN चार्टर के अध्याय 7वें में शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों पर कार्यवाही संबंधित प्रावधान है। और चौथा है UN चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब इसमें से जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो चारों ही सत्य लिखे हुए हैं। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब खान। दूसरा है एस राधाकृष्णन, मोहम्मद अयूब खान। तीसरा है BK कृष्णा मेनन और मोहम्मद अली। और चौथा है जवाहरलाल नेहरू, हुसैन साहिद सोहरावर्दी। तो सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए? जवाहरलाल नेहरू ने और मोहम्मद अयूब खान ने। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। चलिए करते हैं। तो घटते हुए क्रम में यानी सबसे पहले जो सबसे ऊंची है उसे लिखना है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इस क्रम में बताना है। तो सबसे ऊंची जो शिखर है, सबसे ऊंचा जो शिखर है वह कौन सा है? गुरु शिखर है। सी तो पहले ही काट दीजिए, सी में लिखा हुआ है E। 3 विकल्प बचते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहला आएगा गुरु शिखर, उसके बाद आएगा शेर दूसरे नंबर पर, उसके बाद आएगा दिलवाड़ा, उसके बाद अचलगढ़, फिर आएगा कुंभलगढ़। यानी कि ADEBC यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। पहला है 40 से 70 सेंटीमीटर के मध्य। दूसरा है 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य। तीसरा है 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य। और चौथा है 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के मध्य। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 80 से 120 सेंटीमीटर। और यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, ये सर्वाधिक वर्षा है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 30 प्रश्न लिए हैं मैंने आज की वीडियो में। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए 30 में से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ। आपका डाउट परीक्षा तक क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी डाउट लेकर एग्जाम देने मत जाइएगा। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, जितने प्रश्न मैं करा रही हूँ, इसके अलावा भी आपको आपकी परीक्षा से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।